नमस्कार। अनुभूति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, वह है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रकृति प्रेम बहुत ही गहरा था। ये प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति बड़े ही संवेदनशील और विचारमग्न रहते थे, यानी कि प्रकृति प्रेम या प्रकृति के सौंदर्य में ये खो जाते थे या उसी के सौंदर्य में वो विचारमग्न हो जाते थे और ग्रामीण प्रकृति और सादे जीवन के प्रति उनके मन में गहरा आकर्षक था, यानी कि जो भी गांव की स्थिति है या परिवेश है उसके जीवन को लेके वो बहुत ही आकर्षक थे। सन 1843 में इन्हें राजकवि का सम्मान प्राप्त हुआ था। ये याद रखना है, 1843 में इन्हें राजकवि का सम्मान प्राप्त हुआ था और आगे चलकर यह प्रकृति प्रेम मानव प्रेम में परिवर्तन हो गया था, यानी कि पहले वो प्रकृति के कवि थे, उसके बाद वो मानव प्रेमी हो गए। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ के काव्य रचना संबंधी विचार विशेष रूप से इनके प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में प्राप्त होता है। वर्ड्सवर्थ के लिए ये विचार अपने समय के परिप्रेक्ष्य में नए और मौलिक है, जो पूर्ववर्ती परंपरागत विचारों से अलग है, यानी कि उनकी जो मनोभावना है, जो विचारधारा है, वो नया है। सन 1800 अंग्रेजी में प्रकाशित अपने लिरिकल बैलेट्स के द्वितीय संस्करण की भूमिका में वर्ड्सवर्थ ने नाट्यशास्त्रवाद से संबंध तोड़कर जिन काव्य सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है वे अंग्रेजी स्वतंत्रतावाद के जन्मदाता माने जाते हैं, यानी कि उन्होंने अपने विचार से, नए भावधारा से, नए कुछ लिखा है, इसलिए उन्हें स्वतंत्रतावाद के जन्मदाता हम मान सकते हैं। उन्होंने कविता और जनसाधारण की भाषा को एक स्वीकार किया है। तो उनकी मान्यताएं जैसे कि इस प्रकार है। उन्होंने कवि के बारे में कहा है कि कवि एक मनुष्य होते हैं, यानी कि उनके अनुसार कवि मनुष्य होता है जिनमें सामान्य मानव प्रकृति की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ इंद्रियबोध, उत्साह और सुकुमारता आदि गुण होते हैं, यानी कि मानव कवि भी मानव जैसा है, परंतु कवि में थोड़ा सा अलग गुण होते हैं और कवि की आत्मा अधिक व्यापक होने के कारण वह अन्यों की अपेक्षा अपने भावों, इच्छाओं एवं जीवन शक्ति में अधिक आनंद प्राप्त कर लेते हैं। उसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वो अप्रस्तुत वस्तुओं को प्रत्यक्ष वस्तुओं के समान प्रस्तुत करता है, यानी कि कवि की ऐसी कला है कि वो जो भी दिखाई नहीं देता है, जो अप्रस्तुत है, उसको वो प्रस्तुत के रूप में पेश कर सकता है। ये कवि के गुण होते हैं। नेक्स्ट है काव्य। तो उनके विचार से कविता में उन घटनाओं और परिस्थितियों का वर्णन होनी चाहिए जो सामान्य जीवन में घटित होती है, यानी कि साधारणतः जो घटनाएं घटी होती हैं वही काव्य में स्थान प्राप्त होनी चाहिए उसी को। उनके साथ ही उनकी भाषा भी उसी भाषा के भंडार से सुनी जानी चाहिए जिसका प्रयोग जनसाधारण में होता है, यानी कि जनसाधारण जो शब्द व्यवहार करते हैं उसी को लेना चाहिए। उनका मत है कि अच्छी कविता जोरदार भावनाओं की सहज और स्वतःपूर्ण उद्गार होती है। वर्ड्सवर्थ कविता को अन्य सभी रचनाओं से अधिक दार्शनिक मानते हैं क्योंकि इसका श्रेय सत्य है। वो सत्य जो वैयक्तिक या स्थानीय न होकर सामान्य और व्यावहारिक है तथा जिनको सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वरन वो वासना के द्वारा हृदय में जीवंत रूप से प्रवेश करता है और अपना प्रमाण स्वयं ही दे देते हैं। और कविता मानव और प्रकृति का बिंब है, यानी कि प्रकृति, मानव, साधारण भाषा जो है वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है काव्य प्रयोजन। वर्ड्सवर्थ के अनुसार
कवि अपने काव्य में मानव प्रकृति के उन मूल नियमों को ठोस और भावात्मक रूप में प्रस्तुत करता है जो संपूर्ण सृष्टि के काव्यों में व्याप्त है, और इस प्रकार अपने काव्य सत्य को सीधे सभी के हृदयों तक पहुंचा देता है। यानी कि कवि जो है वो मानव या प्रकृति के नियमों को एक भावात्मक रूप दे देता है। नेक्स्ट है भाषा शैली। उनके अनुसार जन सामान्य में प्रचलित भाषा का व्यवहार होनी चाहिए, यानी कि जो साधारण जनता है उनकी भाषा यहाँ व्यवहार होनी चाहिए। भाषा और विचार का संबंध स्वाभाविक है। उनके अनुसार भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबकी समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए, हृदय के तीव्र भावावेग को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो, जिसमें आडंबर न हो, अर्थात जो प्राकृतिक एवं सार्वभौम हो, यानी कि सरल सहज भाषा का व्यवहार होना चाहिए। ग्राम्य जीवन से ही उन्होंने भाषा को चुनने की बात कही है। इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि इन मनुष्यों का संपर्क उन सर्वोत्तम वस्तुओं से रहता है जिनमें भाषा का सर्वोत्तम अंश उपलब्ध होता है। कवियों द्वारा निर्मित समृद्ध भाषा की अपेक्षा यह भाषा अधिक स्थायी एवं दार्शनिक भाषा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है छंद। वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि कल्पना और भाव की कृतियों की एक और केवल एक ही भाषा होनी चाहिए, चाहे वे गद्य में हो या पद्य में। छंद इसी कृतियों के लिए ऊपरी या आकस्मिक तत्व होते हैं। तो निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि मानव और प्रकृति एक दूसरे के लिए ही है, एक दूसरे के लिए बने हैं। उन्होंने जनसाधारण के भाषा और भावना को अपने काव्य में स्थान दे दिया है। उन्होंने कल्पना और भावावेग को कविता मान लिया है। इसी प्रकार उनके काव्य संबंधी विचार भावात्मकपूर्ण होते हुए भी व्यावहारिक और तत्वपूर्ण है। तो यही है विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य संबंधी मान्यता। धन्यवाद।